पॉलिटी में इससे पहले एक पार्ट का कंप्लीट सेक्शन देख चुके थे, जिसमें क्या क्या देखे थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो संविधान की जो जितनी भी तरीके की व्यवस्थाएं जो पहले हमारी फ्रीडम से 1947 से पहले क्या क्या चली थी, हम स्टार्टिंग हो गया था कब से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद बहुत सारे अधिनियम पढ़े, ये सारे अधिनियम शासन व्यवस्था में हमारे संविधान में कहीं न कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अधिनियम 1935 का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, वो पढ़े थे। ये सारे अधिनियम 1935 कहा जाता है कि मूल संविधान में लगभग 70% पार्ट अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। उसके बाद अधिनियम 1935 पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं, ठीक है। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं, और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। 22 भाग में उसके बाद फिर एक एक करके सारे चीज़ को देखना शुरू किए थे, जिसमें से पहला भाग था जो कि हमारे क्या चीज़ से रिलेटेड था, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि संघात्मक शासन की व्यवस्था हमारे भारत में है। इसका पूरा आर्टिकल 1 to 4 देखे थे, ठीक है। और 5 to 11 सिटीजनशिप देखे थे। इस सब को डिटेल में हम देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। जितना भी है सारा चीज़ को एक एक करके हम लोग ब्रीफली उस पर नोट्स भी बनाए हैं, देखे भी हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा 6 to 12, वो है हमारा सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप नागरिकता, ठीक है। नागरिकता से रिलेटेड हमारा जो आर्टिकल है वो कितना से कितना तक है, 5 to 11, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हम लोग का देखे थे कितना था, 12 to 35, यानी कि 12 से 35 तक। उसमें से हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। और वैसे अगर बात किया जाए मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार 7 थे ना। और उसमें से क्या हटा दिया गया है बताए थे, 44वें संविधान संशोधन 1978 में वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है, फटाफट एक एक करके बोलते जाइए, और उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं ये भी बोलते जाइए। पहला है समता का अधिकार, ठीक है। देखिए इसमें 12 और 13 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशन है उसको छोड़ के चले थे हम लोग, ऐसे ही आप लोग ऑर्डिनरी वे में बता दिए थे, ठीक है। हम लोग 14 से 18 ये हमारा पहला समता का अधिकार था, राइट टू इक्वालिटीज़, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखे थे फटाफट बोलिए। हाँ, विधि के समक्ष समता। विधि से क्या मतलब है, विधि से तात्पर्य है कानून के समक्ष, ठीक है। हर व्यक्ति को जाति विशेष लिंग के आधार पर कोई कानून में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, और ये पूरा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर किया, 14 से 18, ठीक है। एक एक आर्टिकल को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसमें हम लोगों को बहुत सारे जगहों पे स्वतंत्रता मिली है, जैसे कि पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें फिर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इस सारी बातों को हम लोग एक साथ देखे थे। फिर ये 19 से 22 था। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या टिक करवाए थे, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A, ये वाला हम लोग टिक करवा दिए थे। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 2 आर्टिकल है इसमें, दोनों आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। 23 क्या है, बलात्श्रम है। बलात्श्रम क्या होता है कि आप 18 साल से कम के उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, कल कारखानों वगैरह है भी जो सामान वाला जो ये सब जो है उसमें आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड उसमें इसका विरोध किया गया है, इससे रिलेटेड कानून बना हुआ है, यह कानूनी दंडनीय अपराध है, ठीक है। उसके बाद 23, ये 22 था और ये 23 क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ये ठीक है। हाँ, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये माध्यमिक तक है, ठीक है। 14 वर्ष तक बच्चा 10th क्लास तक चला जाता है, इतना तक आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड टर्म्स कुछ हम लोग नीति निर्देशक तत्व में भी पढ़ेंगे, जो कोई पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स का एक दायित्व बनेगा, जिसमें आप 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ये आपका दायित्व है जो पेरेंट्स के लिए है,
ठीक है। उसके बाद चौथा फंडामेंटल राइट्स क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से लेके 28। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। या इवन आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा भी सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28, ठीक है। 25, 26, 27 और 28, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एक टर्म किए हुए हैं। अब बताओ लास्ट वाला, पचमा, हाँ, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अपने संस्कृति वगैरह को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि अपनी भाषा में पढ़ाई करें, अपना संस्कृति को बनाए रखें, अपने कल्चर को बनाए रखें, और उसके लिए जो कार्य है वो कर सकते हैं। इसका फ्रीडम है, ठीक है। छठा, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको दिया गया है रीट, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में आप उसको पेश करेंगे, ठीक है। उसको अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप 24 घंटे के बाद उसको कोर्ट में ले जाके उसको पेश करना होता है, ठीक है। उसमें कोर्ट में उसको ये साबित करना होता है कि हाँ, ये कैदी बाकी में अपराधी है कि नहीं। अगर ये अपराधी नहीं सिद्ध होता है तो वापस उसको छोड़ देना होता है, ठीक है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण अपने अगेंस्ट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट आप बोल सकता है। जैसे कि उसको ऐसा नहीं कि किसी को हम गिरफ्तार कर लिए और उसको बोलने का मौका नहीं दिया कि आपने अपराध किया भी है कि नहीं, उसके लिए उसको बोलने का राइट है, ठीक है। उसका पक्ष भी सुना जाता है। अब देखो परमादेश कौन जारी करता है? पढ़ो क्या लिखवाए हैं परमादेश में, रिट में, लास्ट वाले आर्टिकल में ही लिखवाए थे फंडामेंटल राइट्स में। परमादेश में क्या है? हाँ, उच्चतम, ये कोर्ट्स के लिए है। कोर्ट कोई फरमान को अगर सुनाएगा जनता के लिए, हाँ, तो वो परमादेश होगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे रिट्स इसमें सुना दिए थे, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से कितना आर्टिकल कवर करता है? 36 से 51। 36 इसमें 36 में आर्टिकल में क्या है? फटाफट एकदम 51 तक बोल देना है, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा सेक्शन में चलेंगे, ठीक है। फटाफट बोलो। 36 क्या है? राज्य की परिभाषा है। इसमें स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। यहाँ स्टेट संबंध किससे है? भारत से होगा, ठीक है। इसे हमेशा याद रखना। पॉलिटी में जब भी संघ और राज्य इसकी बात होगी तो वो देश से रिलेटेड होगा, ठीक है। 36, 37 बोलो। हाँ, जो भी इस नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी सिद्धांत हम लोग को मिलेंगे, इसको लागू करने की शक्तियाँ किस में है? 37, आर्टिकल 37 में है, ठीक है। और फिर 38 बोलो। हाँ, राज्य द्वारा जन कल्याण के सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य के द्वारा जन कल्याण क्या कौन कौन सा व्यवस्था हो सकता है? ग्रामीण लेवल पे सोच के बताए थे हम लोग। क्या क्या हो सकता है? सामूहिक विवाह हो सकता है, नगर पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण हो सकता है, ये कॉमन एजुकेशन का सिस्टम का लागू करना ये हो सकता है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामूहिक समाज के निर्माण में बहुत सारा कार्य कर सकता है, ठीक है। 38, 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। हाँ, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्व थे। क्या क्या थे? राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने नीति निर्देशक तत्व क्या हो सकते हैं? राज्य का ये अधिकार होता है कि वो अपनी जनता का देखभाल करे। जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है ना, टाइम पीरियड, तो ये भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि हर एक आदमी का ख्याल रखने का जिम्मेदारी किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है। उसके लिए वो सारी ज़रूरत की चीज़ें उसको मुहैया कराएगा। ज़रूरत की चीज़ें क्या होगी? जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट, जैसे कि अभी वेंटिलेटर वगैरह, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, ये सब उपलब्ध कराना किसका काम है? ये तत्कालीन सरकार का काम है। जो जिसकी सरकार हो, अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी करेगी, तत्कालीन सरकार जो रहेगी उसका ये अधिकार होगा, ठीक है। हाँ, 39A में पढ़िए क्या है? सामान्य न्याय व निःशुल्क कानून सहायता। निःशुल्क कानून सहायता क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अगर किसी भी अपराध में सम्मिलित हुए हैं आप, तो आपके अगेंस्ट जो व्यक्ति आप पे केस फाइल करेगा उससे कोई शुल्क वगैरह लिया नहीं जाएगा। जैसे कि आप FIR करने जाएंगे तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कानून व्यवस्था में, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोर्ट कचहरी करते हैं तो उसके लिए एक माइनर सा शुल्क थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पे लगते हैं, बाकी और कोई शुल्क नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को निःशुल्क मिली है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है 40। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ग्राम पंचायत क्या है, मान लीजिए कि चेचर और मथुरा है। मथुरा में क्या कितने तरीके के पंचायतों का गठन है, क्या वो पंचायत है मथुरा में? अकेले एक पंचायत में बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि मान लीजिए मथुरा है, फिर उधर नानक चक है, हरपुर है, इन सब को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बोला गया है, ठीक है। इन सब का गठन करना, अब फिर ब्लॉक लेवल पर इतने सारे गांव और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतने सारे ब्लॉक, ये सब मिला के एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे 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 इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। चलिए अगला बोलिए 41। कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा हाँ, कुछ मामलों में कार्य करने का अधिकार, जैसे आपको कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकता है। अगर आप इच्छुक हैं कि हम ये कार्य करें तो कर सकते हैं, अगर एबिलिटी है तो कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, आपको कोई पढ़ाई करने से नहीं रोक सकता है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक सहायता, आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट 42। हाँ कार्यदशाओं का तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। हाँ, फिर से पढ़ो, क्या है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व की सहायता के लिए प्रावधान। हाँ, मातृत्व सहायता या फिर किसी को, वही मदद से रिलेटेड है, हेल्प से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। हाँ, ये देखो कर्मचारी का निर्वाह वेतन आयोग, हम लोग एक वेतन पढ़े थे अनुसूची दूसरा में, सेकेंड अनुसूची पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे वेतन एवं भत्ते। तो वहाँ वेतन और इस वेतन में अंतर है, सोच के चलना। इस वहाँ जो वेतन था अनुसूची दूसरा में, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायाधीश या स्पीकर, इस सब के वेतन की बात हुई थी। कर्मचारी का जो वेतन, जैसे कि हमारे पापा जॉब करते हैं तो उनसे उनका जो वेतन बनेगा, जो ट्रेजरी वगैरह ये सब जो हम कहते हैं, जहाँ से बिल बनता है वेतन का, उन सब के लिए जो कानून बना हुआ है ये है आर्टिकल 43, ठीक है। अब बोलो 43A। हाँ, उद्योग, जैसे कि मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपके पास कर्मचारी वर्कर्स होंगे तभी तो आपकी फैक्ट्री चल पाएगी। तो उसमें उसकी सहभागिता के लिए भी क्या है, एक नियम कानून है। नियम कानून, उसी नियम कानून के तहत प्राइवेट सेक्टर चलता है, जिसमें कर्मचारी का हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। कर्मचारी जैसे कि मान लीजिए किसी का न्यूनतम वेतन, किसी का शोषण नहीं हो रहा, न्यूनतम वेतन तो नहीं मिल रहा, या काम करवा के कोई ड्यूज तो नहीं रख रहा, ये सारे कार्य इसी आर्टिकल के तहत प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, ठीक है। 43B। हाँ, सहकारी समिति को प्रोत्साहन, जो सहकारी जो हेल्पफुल समितियां हैं उसको प्रोत्साहन दिया, जैसे कि NGOs है ना, ये सब सहकारी समितियां में ही आता है। और भी बहुत सारी समितियां जो गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे चलती हैं, जो जनता को क्या करता है, मदद करने का काम करता है, उस सब को क्या करेगा, सरकार डोनेशन देता है। इसी समिति के तहत जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हम लोग के ग्रामीण एरिया में खुलते हैं, क्या है, जो उसमें वेतन नहीं मिलता, उसमें उसको भत्ता दिया जाता है, ठीक है। वो एक साथ पैसा आता है 2 साल 3 साल पे, और सरकार उसको अनुदान के तौर पे देती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। हाँ, नागरिक जितने भी पीपल्स हैं सब के लिए कानून व्यवस्था जो होगी भारत की, सब एक समान होगी। हाँ, 45। देखभाल तथा 6 वर्ष से कम हाँ। उम्र के बच्चों की शिक्षा। हाँ, बालपन, जैसे बालपन का क्या मतलब है, बचपन, बालपन मतलब होता है बचपन। बचपन में बच्चों को क्या ज़रूरत की चीज़ है, वो सब पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उस बच्चे के जो माता पिता हैं, वो बालपन में उनका जिम्मेदारी होता है कि उसकी हर ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि उसका एक संतुलित आहार होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर कपड़े होने चाहिए, ठीक है। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आप पढ़ा सके, निःशुल्क शिक्षा अवेलेबल है, उसको स्कूल भेजें, ये आपका दायित्व है और ये कानून भी है, ठीक है। हम बताए थे मूवी का एग्जाम्पल, एक साउथ की मूवी है, उसमें एक शिक्षिका है,
टीचर, तो वो क्या इंदू देवी शिक्षिका हैं, वो क्या कर देती है, एक पेरेंट्स पे केस कर देती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। जबकि उनके पेरेंट्स का कहना ये था कि हमारे घर में काम करने पैसा का इनकम कम है, इसलिए इसको भी काम करना ज़रूरी है, तभी हमारा घर चल पाता है। तो बोले कि नहीं, आप काम कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी पढ़ाना और पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी और पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे तो ये कानूनी तौर पे दंडनीय अपराध है। इसलिए स्कूल भेजना हर गार्जियन का एक दायित्व होता है। ठीक, हाँ। नेक्स्ट 46 बोलिए। जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हाँ का बढ़ावा। हाँ, जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उन सब क्षेत्रों में पहले से वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए क्या किया जाता है, प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई है। और उसके लिए स्पेशल आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप में भी और जितने भी नियोजन में भी हर चीज़ में क्या है, जिसको हम लोग आरक्षण बोलते हैं ना, रिजर्वेशन, तो स्पेशल उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो कि रिजर्वेशन तो अपने यहाँ वो कास्ट बेसिस पे है, ठीक है, लेकिन ये इसका प्रावधान संविधान में आर्थिक रूप से भी है। तो क्या आर्थिक रूप से ज़्यादा कारगर होता, अगर ऐसा होता तो जो रियलिटी में पुअर हैं, गरीब हैं, वो फ़ायदा इसका ले पाते। हो गया, इतना सब हो गया। हाँ, जनरल को मिला है, जो मान लीजिए वो आरक्षण EWS में आपको डाला गया है। हाँ, जनरल कैटेगरीज में EWS तो ओबीसी में डाल सकता है। नहीं, जनरल कैटेगरी का है। जनरल का बच्चा EWS में जा सकता है, उसको स्पेशल का। अभी तो आप देखेंगे कि जनरल से ज़्यादा कट ऑफ तो OBC का जा रहा है। और ये चीज़ जनरल से OBC का कट ऑफ जाने का सीधा मतलब है क्या कि इस, हाँ, ये इसलिए हो रखा है ना कि वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, पढ़ाई का लेवल भी ठीक ठाक ही है, अच्छा खासा है। हाँ हाँ, अब कास्ट भी बहुत कास्ट का नंबर भी बहुत ज़्यादा है। जनरल कैटेगरी के वैसे भी कास्ट कम है और उसके पॉपुलेशन भी कम है। सबसे ज़्यादा तो OBC का ही पॉपुलेशन है ना। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे से ज़्यादा कट ऑफ होने के कारण, मेन कारण है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो ज़्यादा होने की वजह से उसका कट ऑफ OBC का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 47। पोषाहार का स्तर बढ़ाने, हाँ। जीवन स्तर सुधारने तथा मिड डे मील की व्यवस्था, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हाँ। करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। हाँ, मिड डे मील की व्यवस्था इसी आर्टिकल के तहत किया गया है। जैसे कि बोला कि जैसे देखो, मिड डे मील और जो हम लोग का कोटा से मिलने वाला अनाज इसी आर्टिकल के तहत आता है। जैसे कि अनाज देने का सरकार का क्या उद्देश्य है, अनाज देने, सबको पैसा दे देता। ठीक है, अनाज देने का ये उद्देश्य है कि आपको अनाज देंगे तो अनाज आप खाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि एक डाइट मेंटेन रहेगा, जिसमें आपको कुपोषण से रिलेटेड बीमारियां कुछ हद तक राज्य में कम जाएगी। ठीक है, और मिड डे मील की व्यवस्था, जो हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन के तहत उनको एक बैलेंस डाइट दिया जाता है, एक पोषाहार, और उसको बैलेंस डाइट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। हाँ, संतुलित आहार पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे में जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं किससे रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, अब ये सारी चीज़ें कम, हाँ, फूड की कमी करना, ये इसको ख़त्म करना है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। हाँ, कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण, जितने भी तरीके की योजनाएं देखते हैं कि कृषि से, ठीक है, अभी सरकार का पूरा अटेंशन किस पे है, इसी आर्टिकल पे है, कृषि एवं पशुपालन पे। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले कृषि बोल देते हैं, उसके बाद पशुपालन। कृषि से रिलेटेड बहुत सारे गांव लेवल पे योजनाएं हैं, जैसे कि आप लोग KCC की व्यवस्था है बैंकों में, आसान किस्तों पे ऋण की व्यवस्था है, कम इंटरेस्ट पे ऋण की व्यवस्था है। ठीक है, उत्तम क्वालिटी के बीज की व्यवस्था है। फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, समझ रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये उपलब्ध कराए, किसके लिए, किसानों के लिए। दूसरा है कि पशुपालन, पशुपालन में क्या है, उत्तम क्वालिटी के नस्ल, उत्तम नस्ल के पशु, जैसे कि अगर मान लीजिए, जो किस पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, बकरी के बाद आ गया मुर्गा, कुक्कुट, और फिर मछली। ये 5 सेक्टर है ना, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड पे देखेंगे तो और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया में इन सब चीज़ों के, जैसे कि गाय, भेड़ और बकरी और भैंस,
भेड़ को छोड़ दो, भेड़ को तो ऊन के लिए है, ठीक है। गाय, भैंस और बकरी ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या है, अच्छी क्वालिटी की भेड़, अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ, अच्छी क्वालिटी के बफेलोज भैंस और अच्छी क्वालिटी की गायें, ये उपलब्ध कराना, किसान को उपलब्ध कराना, या फिर इससे रिलेटेड सीमेन उपलब्ध कराना, ताकि उसके क्रॉस प्रोडक्शन से आने वाले जो काल्फ होंगे, बछड़े होंगे, वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। और ये प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे हो, ताकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अभी इंडिया का दूध उत्पादन में क्या देश है, 4th नंबर पे, लेकिन ये इसका रेशियो देखा जाए किस में, मत्स्य और दूध उत्पादन दोनों में, तो ये चला जाएगा कम से कम 20 नंबर से नीचे। यहाँ को गाय को जो पर गाय प्रति लीटर दूध का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, यानी कि गायों की संख्या बहुत है, जिसके कारण दूध ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है, वहाँ की गायें जो है लगभग एक गाय औसतन 40 लीटर दूध देती है, यहाँ एक गाय औसतन 4 से 5 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो यहाँ गाय दूध तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गाय की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस रेशियो से भी देखना होता है। और देखो नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ सब वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण एवं इससे रिलेटेड, हाँ एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन समझ रहे हैं, पर्यावरण में पेड़ लगाना, ये सारे कार्यक्रम चलाना। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस का कितने तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। इस दिन प्रतिदिन हर 5 जून को ये सारी सरकारें शपथ लेता है कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद इसका पेड़ का कटिंग वो चालू ही रहता है, ठीक है। अर्बेनाइजेशन इसका मूल कारण है, पॉल्यूशन इसका मूल कारण है। अर्बेनाइजेशन समझते हैं क्या होता है, शहरीकरण, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण इसका मूल कारण है, ठीक है। हाँ, पेड़ काट के शहर बसा रहे हैं, गांव का एरिया रेसिडेंशियल एरिया बन रहा है, ठीक है। शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिसके कारण इसका डाइवर्स इफेक्ट क्या है, डाइवर्स इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए पेड़ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सबको पता है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वापस पढ़ेंगे तो फिर बायोलॉजी वाला सेक्टर में हमको पढ़ना ही है। बायोलॉजी वाले सेक्टर में पढ़ेंगे तो पेड़ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन का मेन सोर्स है अपने यहाँ, ठीक है। तो मेन सोर्स है और CO2 का कंजम्पशन भी करता है। तो इससे अगर CO2, अब पेड़ नहीं रहेंगे तो CO2 का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और CO2 क्या होता है, हीट लविंग गैस होता है। हीट लविंग मतलब कि उसके पास एबिलिटी होती है कि हीट को कैप्चर करे। जैसे सनलाइट आएगी ना, धूप आएगी तो उससे जो हीट आएगा धरती पे वो रह जाएगा धरती पे, ठीक है। और वो रह जाएगा तो यहाँ की टेम्परेचर, हमारे धरती के सरफेस, यहाँ पे जो भूपट्टी पर का जो टेम्परेचर होगा वो औसत टेम्परेचर से आगे निकल जाएगा। इसी को ना ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट, स्मारकों तथा, हाँ जितने भी मैन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली में ही देख लो, ताजमहल हो गया, आगरा में ताजमहल हो गया, दिल्ली में लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेता है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ये बना रहे। मतलब कि आज भी है और आने वाले जनरेशन में भी बना रहे, ताकि आने वाले जनरेशन इसको देख के इंस्पिरेशन ले सके। ये सारी जिम्मेदारी उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग। हाँ देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका कौन है, संसद है। न्यायपालिका कौन है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो घुसखोरी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को सही न्याय दिलाना है तो इन दोनों का अलग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्याय व्यवस्था कभी भी कार्य व्यवस्था से सम्मिलित नहीं होने चाहिए, ठीक है। कार्य व्यवस्था अलग चलती है, न्याय व्यवस्था अलग चलती है। कार्य व्यवस्था के सभी सदस्य न्याय व्यवस्था में न्याय की गुहार लगा सकते हैं, ठीक है। कार्य व्यवस्था में अरे कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होगा, कार्य व्यवस्था में होगी, संसद में होगी। केस वगैरह कहाँ फाइल होगा, कि सब संसद के लोगों के, तो अगर मान लो कि हमारे पर कोई दंडनीय अपराध है, हम किसी मंत्री का सपोर्ट ले लिए और इन दोनों में क्या है कि दोनों में संबंध है, तो ये हमारा सेटिंग कर देगा और हम बच जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अलग, यानी इन दोनों का ही क्यों, वो हर चीज़ से न्याय व्यवस्था अलग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को, हाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, ये हर देश में, ये आर्टिकल 51 में ये हर देश में लागू है। और हर देश ये इसके लिए बहुत सारे मीटिंग्स भी करते रहते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स करते रहते हैं। कौन कौन सा मीटिंग्स होता है,
तुम लोग सार्क देखते हो, शिखर सम्मेलन देखते हो, G20 देखते हो, ये सब क्या है? ये सब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पर ये टॉपिक पे ही डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इन सब का भी हमारे संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है, अब ये आज का जो हम ये टॉपिक है वो सरकार की प्रणाली है। ये सरकार की प्रणाली में ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चला गया हो, उसको बुलाइए। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी सरकारें जो है 5 तरीके से कार्य करती है। ये पांचों तरीका से हम लोग आप लोग को लिख दिए हैं। ये 5 स्टेप्स हैं: संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध व आपातकालीन उपबंध। ठीक है, ये 5 व्यवस्था से हमारी सरकार चलती है। पांचों व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, एक एक करके हम इस सारी व्यवस्थाओं को डिस्कशन करेंगे। पहले क्या होगा कि थोड़ा सा इसमें संसदीय व्यवस्था को समझा देते हैं, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या है कि देखो हमारे देश में कार्यपालिका संसद को माना जाता है। जितने भी तरीके की शक्तियां हैं कार्यपालिका की, वो किस में है? संसदीय व्यवस्था में। इसमें क्या होता है, संसदीय सरकार की कुछ विशेषता है, राष्ट्रपति शासन की भी कुछ विशेषता है, संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण हैं, संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष हैं। ठीक है, तो संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है वो हम कुछ इसमें इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। जैसे संसदीय सरकार की व्यवस्था में देखो कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। अब देखो बहुमत प्राप्त दल क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियाँ क्या करती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। अब पार्टिसिपेट करती है, अगर संसद की बात की जाए तो संसद में सीट जो है कितने हैं टोटल? MP का 543 है ना, 543 है। 543 सीट्स पे बहुत सारी पार्टियां लड़ती है। ठीक है, और मेजोरिटी किसकी बनती है? जो आधे से ज़्यादा सीट पे, आधे +1 होता है ना, आधे से एक ज़्यादा सीट जो लाती है उसकी सरकार बन जाती है। ये संसदीय व्यवस्था में हमारा है। इस तरह की व्यवस्था में संसदीय सरकार की कुछ विशेषता कैसे है कि इसमें जो बहुमत प्राप्त दल हैं वो सरकार अपना बनाते हैं। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। हम लोग का एक मंत्रिमंडल होता है, जैसे कि हर सेक्टर में हम लोग मंत्रिमंडल जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं ऐसे समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए सामूहिक उत्तरदायित्व होगा तो कैसे कैसे होगा, जैसे रेलवे सेक्टर है तो रेल मिनिस्टर्स देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे प्राइम मिनिस्टर के भी अंदर सेक्टर है। ठीक है, वो भी, और फिर जैसे कि मान लीजिए वित्त सेक्टर है तो वित्त मंत्री देखते हैं। इसमें देखो फिर रक्षा सेक्टर है। ठीक है, तो वो रक्षा मंत्री देखते हैं। विदेश मतलब फॉरेन सेक्टर है तो फॉरेन मिनिस्टर देखते हैं। इस तरीके से उत्तरदायित्व किसका है? सबका है। ये हमारे संसद में जितने भी तरीके के मिनिस्टर्स हैं उस सब का उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता है। राजनीतिक एकरूपता का क्या मतलब होता है? राजनीतिक एकरूपता है जैसे कि मान लीजिए पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों संसद में बैठते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है तो दोनों का डिस्कशन और सहमति होता है। ठीक है, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता क्या होता है कि मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि विधायिका का भी है, कार्यपालिका का, दोनों के सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद की सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, उसे 6 माह के अंदर किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत के आना होता है। ठीक है, ये उसके लिए 6 माह के अंदर उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी मंत्रियों के हेड होते हैं, कार्यपालिका के भी हेड होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की गोपनीयता भी है। ठीक है, तो ये है हमारी संसदीय सरकार की विशेषता। ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं। राष्ट्रपति शासन में मूल रूप से किसका शासन होता है? संघ का शासन होता है। ठीक है, इसमें किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट में अगर क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए दूत कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति का वो कार्यकारी सदस्य होता है। ठीक है, वो हर रिपोर्ट का किसको रिपोर्ट करेंगे? उनका हेड है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब कोई पार्टी अपना पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाता है। कहाँ? राज्य विधानमंडल में।
राज्य विधानमंडल में कोई पार्टी अपने बहुमत साबित नहीं कर पाता है। बहुत सारा बार बिहार में तो हुआ ही है, जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से खेल बिगाड़ देती थी और रामविलास के कारण बेचारा यहाँ पूर्ण बहुमत किसी को आता ही नहीं था। अब राज्य विधानमंडल यहाँ का भंग हो जाता था। अभी इस हम लोग को लगता है कि इस चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी टोटल 185 सीट पर फाइट करने जा रही है और ये अपना अलायंस तोड़ रही है इसके साथ। हाँ, जेडीयू और बीजेपी, ऐसे जेडीयू के साथ उसका अलायंस नहीं है, बीजेपी के साथ अलायंस है, ठीक है। 185 सीट पे लड़ना एलजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बहुत बड़ी बात, अगर वो 15 सीट ले आया ना, गेम पलट देगा, वो पूरा गेम बनने ही नहीं देगा। अब 15 सीट, क्योंकि माहौल बन रहा है तेजस्वी जी का भी ज़्यादा। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सीट आएगा ही आएगा। और जब सीट आएगा, उनका सीट आएगा तो घटेगा किसका? जेडीयू का ही घटेगा। बीजेपी का एक अपना सीट है, अपना सेक्टर है, उससे सीट है, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका यही मतलब होता है कि जब सबको कुछ ना कुछ मिलता है तो सरकार को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, सारा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा छोटी छोटी पार्टियों में, तो राज्य विधानमंडल भंग होना ही है। और जब तक कोई दो बड़ी पार्टियां आपस में नहीं मिलेगी, तब तक सरकार का पूर्ण बहुमत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति का विशेष व्यवस्था, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के गुण जो हैं बहुत ही अच्छे गुण हैं, जैसे कि विधायिका कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच अंडरस्टैंडिंग है, दोनों परस्पर कार्य करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करवाते हैं और निरंकुशता का प्रतिषेध करते हैं। निरंकुशता मतलब सरकार बना लिया, कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका प्रतिषेध भी, संसद में बहस होता है ना हर चीज़ के लिए, कि आप ये आपका ये कार्य है, ये सब पेंडिंग है, ये सब वर्क पेंडिंग है। अभी जीडीपी इतना नीचे जाने का क्या रीज़न है? लॉकडाउन के रीजन्स में हमारे सारे कार्य प्रणाली सब ठप है, ठीक है, यानी निरंकुश है, कोई कार्य ही नहीं हो रहा, तो जीडीपी इतना नीचे चला गया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड किसको बोलते हैं? कि अचानक से आता सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही इसको महामारी ठीक है बोलिए, लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड बोल के निकल जाना, ये बेवकूफ़ी है। अभी बोलिए निर्मला सीतारमन कि ये जीडीपी ऑफ इंडिया इज बिलो -23.9 ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। ये सब चीज़ें बकवास चीज़ें हैं। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, जैसे कि वैकल्पिक, अगर मान लीजिए कोई सरकार विफल हो रही है अपने कार्य करने में, तो उसके हिसाब से उसके आगे हमारे पास एक ऑप्शन क्रिएट है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है कि अगर बीजेपी की सरकार फेल हो रही है तो हमारे पास ऑप्शन है कांग्रेस की सरकार लौट के आएगी, ठीक है। तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, फिर व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व, जितने भी तरीके के सेक्टर हैं सब में हम लोग एक अपना प्रतिनिधि छोड़ के रखे हैं और ये इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल चल रहा है, ठीक है। ये संसद की विशेषता है। और संसद क्या व्यवस्था विशेषता है, तो इसके गुण दोष भी हैं गुण के। तो जिसमें क्या होता है कि ये अस्थिर सरकार की व्यवस्था करती है। अस्थिर सरकार की क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकार